अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 7 है। इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब जो हमने डायमेंशन और स्पैनिंग सेट्स को डिस्कस किया था, उनसे रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट्स जो है वो आज डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट रिजल्ट ये है कि द वेक्टर स्पेस एफ ऑफ एक्स, मतलब इसके अंदर सारे के सारे पोलिनोमियल्स पड़े हुए हैं। कोई मैंने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। मैं ये कह रहा हूं कि एक्स में जितने भी एक्स वेरिएबल में जितने भी पोलिनोमियल्स हैं वो सारे इस सेट में पड़े हुए हैं। तो ये जो स्पेस है ये एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस नहीं है, बल्कि ये इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो पोलिनोमियल वेक्टर स्पेस होती है उसके अंदर फाइनाइट डायमेंशनल जो होती है उसमें उसकी डायमेंशन n+1 होती है, और उसके अंदर ऐसे पोलिनोमियल्स पड़े हुए होते हैं जिनकी डिग्री लेस और इक्वल टू n होती है। लेकिन इसके अंदर तमाम मतलब डिग्रीज वाले पोलिनोमियल्स हैं, तो इसकी डायमेंशन ये बन जाएगी 1x आ जाएगा और x² आएगा एंड अप टू सो ऑन। सारे डिग्री के जो वेरिएबल्स है वो इसके अंदर, तो ये एक इनफाइनाइट डायमेंशनल सेट होगा। तो दिस इज नॉट ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। सेकंड रिजल्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास एक सेट है जिसमें 3 फंक्शंस है, एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है और एक उसमें एच ऑफ एक्स है। दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स whenever degree of f of x and degree of g of x and degree of h of x are distinct। मतलब ये तीनों फंक्शंस, तीनों जो पोलिनोमियल्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर इन तमाम की जो डिग्री है वो मुख्तलिफ होगी। जी, थ्योरम नंबर 3 आपके पास है कि ऑल बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जी इसी तरह थ्योरम नंबर 4 है, ये जो वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है, और ये एक वेक्टर स्पेस जिसके अंदर सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, और ये वो सारे फंक्शंस हैं जिनका mth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये उनका सेट है। और जो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं ये उनका सेट है। तो ये जो सारी वेक्टर स्पेसिस हैं आर ऑल इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस, ये सारी की सारी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस हैं। थ्योरम नंबर 5 है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस विद बेसिस। एक वेक्टर स्पेस है, उसकी ये वाली बेसिस है। इफ अ सेट हैज मोर देन n एलिमेंट्स, अगर किसी वेक्टर स्पेस की बेस के अंदर टोटल n एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर एक ऐसा सेट जिसके अंदर n से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा लाजमी तौर पे। ठीक है, मतलब v उसकी डायमेंशन है, v की डायमेंशन है n, तो डायमेंशन से जितने भी एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, जिस सेट में डायमेंशन से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसी तरह थ्योरम नंबर 6 है कि कोई भी आपके v आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और ये उसकी बेस है जिसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स है। दूसरे लफ्जों में v इज अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस हुज डायमेंशन इज n। तो अगर कोई ऐसा सेट ले लेते हैं जिसके अंदर n से कम एलिमेंट्स होंगे, फ्यूअर देन n,
n से कम एलिमेंट होंगे तो देन इट डज नॉट स्पैन v, फिर जो v को स्पैन नहीं करेगी। मतलब जो लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स की तादाद है वो डायमेंशन के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है। ज्यादा हो गई तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जो स्पैनिंग सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद होगी वो डायमेंशन से बराबर होगी डायमेंशन के, या डायमेंशन से ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। अगर कम होगी तो फिर वो पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट या स्पैन नहीं कर सकेगी। थ्योरम नंबर 7 है कि सपोज आपके पास v1 है, v2 है, अप टू vn, ये n वेक्टर्स जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है v के अंदर, और स्मॉल v कोई भी एक वेक्टर आप वेक्टर स्पेस में से उठा लेते हैं, तो अगर इस वेक्टर को भी आप इन सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के साथ शामिल करके एक सेट बना लेते हैं, तो ये सेट उस वक्त लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इफ v इज नॉट इन द स्पैन ऑफ v1 v2 अप टू vn। मतलब वो जो वेक्टर आपने v में से लेने हैं वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में मौजूद ना हो, तो फिर अगर आप उसको उसमें उनके साथ शामिल कर लेंगे तो भी वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। जी इसी तरह थ्योरम नंबर 8 है कि एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स in a finite dimensional vector space V can be extended to a basis for V। मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं उनकी तादाद डायमेंशन से कम होती है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप बात कर लेते हैं R3 की, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 3 है, तो इसका मतलब है अगर आपको 2 वेक्टर्स दे दिए जाते हैं जो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, मिसाल के तौर पे जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास 1 है, दूसरा 2 है, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 और 3 हैं। दूसरा वेक्टर हम सपोज कर लेते हैं कि 0 3 और कोई और सपोज कर ले -2। अब ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो जाहिर बात है ये तो बेस नहीं बनाएंगे। बेसिस के लिए 3 एलिमेंट्स होना जरूरी है R3 के लिए, तो इसके अंदर एक और वेक्टर आप शामिल कर ले सेट के अंदर तो ये बेसिस बन सकती है। तो थ्योरम नंबर 8 यही कह रहा है कि अगर आपके पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स हैं तो उनको आप बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसमें और ऐसा एक वेक्टर ऐड करके आप उसको बेसिस बना सकते हैं। थ्योरम नंबर 9 है कि if W is a subspace of a finite dimensional vector space V, then the dimension of subspace always is less than, इधर less than आता है, is always less than dimension of V. Moreover, if dimension of W is equal to dimension of V, then W will be equal to V. इन अदर वर्ड्स वो इम्प्रॉपर सबस्पेस होगी उसकी। जी इसी तरह थ्योरम नंबर 10 है कि अगर हमारे पास U और W ये दोनों फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसिस हैं किसी वेक्टर स्पेस V की, तो अगर आप U प्लस W का सम मालूम करना चाहते हैं तो ये जो सम होगा ये सम इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W और माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। ठीक है, ये U प्लस W की डायमेंशन मालूम करने का तरीकेकार। जी थ्योरम नंबर 11 है कि अगर आपके पास V1 V2 और V3 ये किसी वेक्टर स्पेस के मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए और इन तीनों पर कंडीशन ये है कि ये तीनों का सम जो है वो 0 के इक्वल है, तो अगर आप पहले दो वेक्टर से स्पैन होने वाला सेट सब स्पेस ले लेते हैं, पहले दो वेक्टर से जो सब स्पेस स्पैन होगी वो बराबर होगी
आखिरी दो वेक्टर से स्पैन होने वाली सब स्पेस के, इन अदर वर्ड्स लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ v2 v3। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। which of the following is linearly independent in R over Q? जी, R आपके पास एक वेक्टर स्पेस है फील्ड Q के ऊपर, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो सेट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। प्रूफ करने के लिए जैसे पहला सेट आप ले लेते हैं, तो फील्ड के कोई दो एलिमेंट्स ए और बी आप लेंगे, तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये रैशनल होने चाहिए। अच्छा, फील्ड में सॉरी रैशनल क्यू को बिलोंग करने चाहिए। तो अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए को 1 से और बी को आप √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये जो बी है ये आपके पास नॉन जीरो है, तो इसका मतलब अगर आप बी को नॉन जीरो रैशनल नंबर लेकर चलते हैं, तो इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हैं कि ये a इज इक्वल टू -b√2, और b को हम इस तरफ लाकर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है कि √2 जो होगा ये इक्वल आ जाएगा -a/b के। अब a/b जो है ये तो रैशनल है, तो इसलिए ये इनका जो कोशंट होगा वो भी रैशनल होगा। तो इस तरीके से √2 रैशनल में चला जाएगा, विच इज कंट्राडिक्शन। इसका मतलब है कि ये जो आप b को नॉन जीरो लेकर चले थे ये रॉन्ग है, ये जो सुपोजिशन आपने ली ये रॉन्ग सुपोजिशन है। तो इसका मतलब है कि b फिर जीरो होगा। तो अगर आप इस इक्वेशन में b को जीरो लेते हैं तो फिर a भी जीरो हो जाएगा, जिससे साबित हो गया कि ये दोनों जो वेक्टर्स थे 1 और √2 ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। इसी तरह बाकी ये दोनों सेट्स को भी प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जी, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है कि इफ x y z आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से x y और z ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लिए। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो सेट है वो कौन सा जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो x प्लस वाई, y प्लस z और z प्लस x ये सारे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि 1 एंड आयोटा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद फील्ड C, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद फील्ड R। तो इन दोनों के अंदर होगा, या इधर वैसे नन ऑफ दीज आना चाहिए था, चलो खैर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप 1 और आयोटा को इस वेक्टर स्पेस में लेंगे, मतलब फील्ड आप कॉम्प्लेक्स लेंगे, तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर आप फील्ड सेट ऑफ रियल लेते हैं तो फिर ये इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास फर्दर कुछ और रिजल्ट्स हैं। थ्योरम नंबर 12 है कि suppose S is a finite subset of a vector space V such that linear span of S is equal to V।
दूसरे लफ्जों में एस जो है वो वेक्टर स्पेस वी का स्पैनिंग सेट है। Then there exists a subset of S which is a basis of V. तो ये भी उसी थ्योरम का कॉन्सिक्वेंस है कि बेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिस में नहीं, स्पैनिंग सेट में, स्पैनिंग सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो डायमेंशन के बराबर होते हैं, अगर वो डायमेंशन के बराबर होते हैं तो फिर वो स्पैनिंग सेट बेसिस बन जाएगा, अदरवाइज वो बेसिस से ज्यादा होते हैं। तो अगर एक स्पैनिंग सेट ले लेते हैं किसी वेक्टर स्पेस V का, तो फिर उस स्पैनिंग सेट की जो सब सेट होगा ना वो हमेशा V के लिए बेसिस का काम करेगा। थ्योरम नंबर 13 है कि लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फर्ज कर लेते हैं कि S और T ये दोनों फाइनाइट सबसेट्स हैं V के, such that S span V and T is linearly independent। तो फिर वही बात कि लीनियरली इंडिपेंडेंट की जो एलिमेंट्स की तादाद है वो डायमेंशन से कम होगी, मतलब जो उसकी बेसिस के अंदर एलिमेंट्स उससे कम होगी और स्पैनिंग सेट की उससे 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है बेसिस के अंदर तो 3 एलिमेंट्स होते हैं और तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि बेसिस जो होता है ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, और इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है कि एवरी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज इन अ वेक्टर स्पेस इज इट्स बेसिस। और स्पैनिंग सेट इसके उलट हो जाता है, स्पैनिंग सेट में बेसिस जो होती है, डायमेंशन जो होती है उससे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब जैसे R3 है ना, तो R3 के जो स्पैनिंग सेट होंगे उनकी तादाद 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी, मतलब ज्यादा हो सकती है। तो सबसे कम तादाद जो होगी स्पैनिंग सेट के अंदर वेक्टर्स की तादाद, वो बेसिस के अंदर ही होगी, क्योंकि बेसिस जो होता है स्पैनिंग सेट भी होता है। तो थ्योरम थ्योरम नंबर 15 हमें इसी बारे में बता रहा है कि अ मिनिमल जनरेटिंग set of vector space V, a minimal generating set of vector space V is a basis of V। और इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है कि every basis of V is a minimal generating set of V। थ्योरम नंबर 16 ये है कि एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है। तो अगर आप एक ऐसा सेट लेते हैं जिसके अंदर डायमेंशन के बराबर वेक्टर्स की तादाद हो और ये V को स्पैन करता हो, तो फिर ये बेसिस होगा। इसी तरह अगर किसी वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन n हो और एक ऐसा सेट लें जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो भी ये आपके पास बेसिस ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अ बेसिस फॉर द प्लेन। ये हमें एक प्लेन की इक्वेशन दी है और आपने इसकी बेसिस फाइंड आउट करनी है एज ए सब स्पेस ऑफ R3। तो आगे ये ऑप्शंस दी हुई हैं, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। उसका तरीकेकार ये है कि ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है इसकी मदद से आप R3 का कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर बना लें। जैसे मैं सपोज कर लेता हूं कि x, y और z, ये मैंने एक वेक्टर लिया। अब जो प्लेन दिया हुआ है उसके अंदर आपको बता दिया है कि y और z जो है ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर है, इसीलिए मैंने z को भी y के बराबर ले लिया। अब इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं दो वेक्टर्स के सम की सूरत में। एक ये वेक्टर बना लेते हैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट x है, और एक दूसरा वेक्टर जिसके अंदर सेकंड और थर्ड ये दोनों y के बराबर ले लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर में से आप x कॉमन लेते हैं और सेकंड में से y कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया 1 0 0 का और 0 1 1 का। तो इसका मतलब है कि ये कोई भी जो आर्बिट्रेरी वेक्टर होगा इस सब स्पेस के अंदर, उसको इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा। ये स्पैनिंग सेट तो हो गया,
लेकिन अगर आप इनको चेक करें तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये बेसिस ऑफ द प्लेन बनाएंगे। तो इसकी जो बेसिस है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह डायमेंशन ऑफ द प्लेन, ये एक सब स्पेस दी है R3 की जो कि एक प्लेन है। इसकी आपने डायमेंशन बतानी है कि वो 1 है, 2 है या 3 है। तो हम इसकी भी उसी तरह बेसिस फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकाल लें तो कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर में आप x की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर इनको दो वेक्टर्स के सम की सूरत में लिख लें। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें 2y दिया हुआ है और 5z है। तो पहले वेक्टर में मैं y वाले एलिमेंट्स ले लेता हूं और सेकंड वेक्टर में z वाले कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट में से y कॉमन ले लें और सेकंड में से z आता है, यहाँ पे z कॉमन लें। तो एक वेक्टर तो ये बन गया 210 और दूसरा बन गया -501। तो इसकी बेसिस जो है ये इन दो वेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। तो बेसिस के अंदर चूंकि दो एलिमेंट्स हैं इसीलिए इसकी डायमेंशन जो है वो 2 आ जाएगी। इस सब स्पेस या प्लेन की डायमेंशन 2 आएगी। जी इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल और दी हुई है कि अ बेसिस फॉर द लाइन। यहाँ पर प्लेन नहीं दिया हुआ बल्कि लाइन की इक्वेशन दी हुई है एज ए सब स्पेस ऑफ R3। इसका भी वही तरीका है कि आप इस इक्वेशन की मदद से कोई भी वेक्टर लिख लें। तो यहाँ पर मैंने आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया जिसके कोऑर्डिनेट XYZ हैं। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालो तो -2 जो है वो t के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, -2t बन जाएगा। y की वैल्यू निकालो तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा t के साथ तो ये t बन जाएगा। z की वैल्यू निकाले तो वो 6t आ जाएगा। इन तीनों में से t कॉमन निकालते हैं तो ये एक सिंगल वेक्टर बन जाता है। तो इसका मतलब है इसकी बेसिस जो है वो सिंगल वेक्टर पर मुश्तमिल है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में डायमेंशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की आपने डायमेंशन मालूम करनी है। तो इसका भी वही तरीका है, इसमें भी ये सिंगल वेक्टर ही बनेगा। तो सिंगल वेक्टर का मतलब है बेसिस में वेक्टर की तादाद एक है, तो इसीलिए इसकी डायमेंशन जो होगी वो 1 हो जाएगी। इन सारी मिसालों से हम ये कंक्लूड करते हैं कि R3 की जो बेसिस होती हैं, R3 की इसकी जो डायमेंशन है R3 की, वो तो हमने कल डिस्कस की थी कि Rn की डायमेंशन n होती है। तो इसीलिए R3 की डायमेंशन तो आ गई 3। बेसिकली ये स्पेस है तो, और स्पेस की डायमेंशन आपके पास 3 आ गई। इसी तरह प्लेन, हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर प्लेन की एग्जांपल ली। जी इसी तरह प्लेन अगर आप ले लेते हैं R3 के अंदर प्लेन लेते हैं तो डायमेंशन ऑफ प्लेन जो होगी वो 2 होगी। 2 डायमेंशनल होता है प्लेन। और लाइन जो होती है, कोई भी इक्वेशन लाइन की दे दी जाए आपको, उसकी डायमेंशन हमेशा 1 होगी। और जो जीरो स्पेस होती है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इसकी डायमेंशन हमेशा 0 ही होती है। तो ये एक जनरल सा असूल बना लें कि प्लेन जो भी आपको जिस शक्ल में भी दिया हो उसकी डायमेंशन 2 ही होगी और लाइन की डायमेंशन हमेशा 1 होगी। जिस शक्ल में आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दी जाए या इस इक्वेशन की सूरत में आपको लिख कर दे दी जाए सिमेट्रिक फॉर्म में, उसकी डायमेंशन जो है वो हमेशा 1 ही होगी। जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो वो मुकम्मल हो गया है। इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।